Hello everyone and welcome back to the class. In today's class we will discuss about the integration. So what is the integration everyone? Integration is the process of calculating total sum of the quantities. So integration में हम लोग क्या कर रहे हैं? Integration में हम लोग sum कर रहे हैं, correct? और कैसे represent करते हैं integration को? इस साइन के साथ में. तो ये हमारा साइन है इंटीग्रेशन का. इस साइन से हम लोग इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हम लोग समेशन कर रहे हैं. अगर आपको ध्यान हो, आपने सिग्मा के बारे में भी पढ़ा है, करेक्ट. और सिग्मा में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर भी समेशन करते थे. तो इंटीग्रेशन में भी समेशन हो रहा है और सिग्मा में भी हम लोग समेशन कर रहे हैं. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, करेक्ट. अगर दोनों में समेशन हो रहा है तो इनमें डिफरेंस क्या है, कब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और कब हम लोग सिग्मा का यूज करेंगे. तो जब हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ इन्फिनिटेसिमल स्मॉल पार्ट्स होंगे. इन्फिनिटेसिमल स्मॉल का मतलब क्या होगा, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं और इन्फिनाइट पार्ट्स हैं, उनका हमें समेशन करना है तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे, करेक्ट. और जब हमारे पास में फाइनाइट पार्ट्स होंगे और उनका हमें समेशन करना है तो हम लोग सिग्मा का यूज करेंगे. तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, करेक्ट. तो इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये इंटीग्रेशन का साइन है. उसके बाद में ये हमारी लोअर लिमिट है, बी हमारी अपर लिमिट है, करेक्ट. एफ एक्स हमारा इंटीग्रांड है, मतलब जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन है यहाँ पर. और डी एक्स जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, करेक्ट. तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो है डी एक्स और जिसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो है एफ एक्स यहाँ पर. ऑलराइट. तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी. इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे. पहले आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजें, फॉर्मूले और रूल भी. इसको नोट करो. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में. हमारे पास में दो टाइप के इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन. अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, करेक्ट. कोई लिमिट हम लोग पुट नहीं करते. जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर लिमिट होगी कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है. तो वो लिमिट यहाँ पर प्रेजेंट होंगी कि हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारी कोई भी लिमिट नहीं होगी, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिमिट प्रेजेंट होगी, करेक्ट. तो इसे नोट करो, फिर हम लोग फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे. कुछ फॉर्मूले हमारे पास में इंटीग्रेशन के, वो हमें याद रखने हैं. एंड देन उसके बाद में कुछ रूल्स भी हम लोग देखेंगे. अब हम लोग कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो फॉर्मूला नंबर 1 देखते हैं. अगर x पावर n है और उसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो क्या मिलेगा, x n+1 बाय n+1 प्लस सी. जहां पर c आपको दिख रहा है ये है कांस्टेंट, करेक्ट. c हमारा क्या है, कांस्टेंट है. अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए. अगर n की वैल्यू -1 है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. तो आपको ये याद रखना है, n इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए जब आप इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हो. बाकी किसी भी रेशनल नंबर के लिए ये फॉर्मूला हमारा वैलिड होगा, करेक्ट. तो ये याद रखना है हमें. जैसे कि x पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे अकॉर्डिंग टू दिस. तो ये x वेरिएबल है और 5 यहाँ पर कांस्टेंट है, करेक्ट. तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, मतलब ये फॉर्मूला हमारा लग सकता है. अब इसको लगाएंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें, x n+1 मतलब 5+1 डिवाइडेड बाय 5+1 प्लस सी. ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट. तो हमें मिलेगा यहाँ पर x पावर 6 बाय 6 प्लस सी. तो ये हमारा आंसर होगा. अब ऐसे ही अगर हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस सी. तो dx का इंटीग्रेशन करने पर x प्लस सी मिलेगा, करेक्ट. ये भी हमें याद रखना है. फिर उसके बाद सेकंड फॉर्मूला देखो. अगर मैं साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस कॉस ax प्लस बी बाय ए. तो यहां पर हमें याद रखना है कि वेरिएबल x एक वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ में a कांस्टेंट है. तो कोई भी कांस्टेंट होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. जैसे डिफरेंशिएशन करते थे तो वो न्यूमरेटर में आ जाता था, मल्टीप्लाई में आ जाता था. ऐसे ये डिनोमिनेटर में आएगा. और फिर सी तो हमें करना ही है, करेक्ट. कोई भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो उसमें प्लस सी तो आपको हर बार करना है, करेक्ट. आप इसे ये भी याद रख सकते हो, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, करेक्ट.
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि हम बार बार सी का एडिशन कर क्यों रहे हैं। यहाँ पर भी हमने सी ऐड किया, फिर यहाँ पर भी सी ऐड किया, यहाँ पर भी सी ऐड किया, आगे भी सी ऐड करेंगे। जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो सी का ऐड कर क्यों रहे हैं। तो इंटीग्रेशन रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी होता है। ऐसे भी इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं, इट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो इसी में इस सी का मतलब छुपा हुआ है कि सी को ऐड करना क्यों जरूरी है बार बार। तो देखते हैं, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। तो मान लो कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो मुझे डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, मुझे डिफरेंशिएशन पर मिलेगा 2x। करेक्ट, 1 तो कांस्टेंट है, 0 जगह एक्स स्क्वायर का 2x। अब मान लो कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 100 का, तब भी आंसर क्या देता आएगा 2x ही आएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 10,000 करता, तब भी आंसर आप देखो 2x ही आ रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कांस्टेंट नंबर आप ऐड करो, डिफरेंशिएशन 2x ही रह रहा है बार बार। ठीक है, अब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं ये जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया उसका इंटीग्रेट दोबारा से करूं, तो मुझे दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाना चाहिए। करेक्ट, तो मैं करके देखता हूं मुझे क्या मिल रहा है। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करने पर 2x मिल रहा है, तो 2x का इंटीग्रेशन करने पर फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलना चाहिए। तो हम करके देखते हैं। 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, अब 2 को बाहर लो, अंदर बचेगा x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाई 2। करेक्ट, तो मुझे मिल रहा है क्या, एक्स स्क्वायर मिल रहा है। जब मैंने 2x का इंटीग्रेशन किया तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल रहा है। करेक्ट, ये भी आप रूल याद रखो, कोई भी कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले सकते हैं। करेक्ट, तो ये भी हमारा रूल है, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रेशन के बाहर लो, बचे हुए टर्म का आप इंटीग्रेट करके रिजल्ट लेकर आओ। तो ये मिल रहा है हमें एक्स स्क्वायर। तो फाइनली मुझे रिजल्ट मिला एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर ना तो प्लस 1 मिला, ना प्लस 100 मिला, ना ही माइनस 10,000 मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। मतलब मुझे कांस्टेंट नंबर तो मिला ही नहीं इंटीग्रेशन करने पर। करेक्ट, तो इसलिए मुझे इधर प्लस सी को ऐड करना पड़ता है, और इस सी के अंदर ये सारे कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम सी को इन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है, कंडीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सी को रिप्लेस कर दें। तो इसलिए यहाँ पर सी को लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें कांस्टेंट नहीं मिलेगा, तो इस सी में ही वो कांस्टेंट की वैल्यू छुपी हुई है। करेक्ट, तो इसलिए हम लोग बार बार प्लस सी प्लस सी प्लस सी करते हैं आफ्टर द इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि हम बार बार यहाँ पर प्लस सी क्यों कर रहे हैं। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, cos kx dx। अगर cos kx फंक्शन है हमारे पास में, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा sin kx बाई k प्लस सी। यहाँ पर k जो है वो है कांस्टेंट, और वो एक वेरिएबल के साथ में है। तो कांस्टेंट को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। करेक्ट, इस फॉर्मूले में जब हमारे पास sin x प्लस बी था, तो x के साथ में a कांस्टेंट था, तो हमने a को डिनोमिनेटर में लिखा था। करेक्ट, ऐसे यहाँ पर x के साथ में k है, तो उसे भी हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अगर 2 होता, मान लो cos 2x होता, तो हम लोग लिख सकते थे sin 2x बाई 2 प्लस सी। फिर नेक्स्ट इसके बाद में sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस सी। एंड sec x 10x है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस सी। फिर उसके बाद में फॉर्मूला नंबर 7, अगर cosec cot x है तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x प्लस सी। अगर हमारे पास में 1 बाई ए एक्स प्लस बी है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ए एक्स प्लस बी इंटू 1 बाई एक्स के साथ में अगर आप यहाँ पर कांस्टेंट, तो उसे हम लोग दोबारा डिनोमिनेटर में लिखेंगे, हमें मिलेगा 1 बाई ए log ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब मान लो कि हमारे पास में 1 बाई एक्स होता सिर्फ, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, देन उसका इंटीग्रेशन log एक्स प्लस सी। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 1 बाय ए एक्स प्लस बी है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाय ए log ए एक्स प्लस बी प्लस सी। करेक्ट, तो इसको नोट कर लो।
नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल एवरीवन। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल नंबर ए है, हमें इंटीग्रेट करना है x पावर 5 dx का, करेक्ट। तो इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, करेक्ट। फिर उसके बाद सी को देखो आप, इसमें है sin 2x dx, तो ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ये हमें मालूम है, और अगर एक्स के साथ में कोई कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। तो उसी का यूज करके आपको इसे इंटीग्रेट करना है और आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अब उसके बाद में बी वाला को देखते हैं, और बी वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/√x dx, करेक्ट। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √x को x पावर 1/2, और जब x पावर 1/2 को न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x पावर -1/2 dx। अब x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1/n+1+c। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x -1/2 +1 डिवाइडेड बाय -1/2 +1 +c, ये हमें मिलेगा, करेक्ट। और इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा x पावर -1/2 +1 करेंगे तो ये मिलेगा +1/2, तो x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 +c, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2√x +c। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे मिलेगा 2√x +c, करेक्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, बाकी के दो आप खुद से सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड एवरीवन, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 1 देखते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर कोई भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पर f(x) हमें दिख रहा है और k यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो अगर किसी फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कर सकते हैं हम लोग, उस कांस्टेंट को बाहर रख लेंगे और बचे हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये है हमारा रूल, बहुत ही सिंपल सा है, हमें पहले से मालूम है, करेक्ट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं तो अब आपको क्लियरिटी मिलेगी। जैसे हमारे पास में 5 sec x 10x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो ये जो 5 आपको दिख रहा है वो तो कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू रूल इस 5 को बाहर रखो, तो अंदर इंटीग्रेशन के हमारे बचा sec x एंड 10x। अब sec x 10x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा sec x, तो ये हो जाएगा 5 sec x प्लस c, और यही हमारा आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपको और क्लियरिटी मिलेगी। जैसे मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है 5x पावर 2 dx का, तो ये जो आपको 5 दिख रहा है वो कांस्टेंट है, उस 5 को आप बाहर लेकर जाओ, तो आप 5 को बाहर लेकर जाओगे, अब अंदर बचा आपके पास में x² dx। तो 5 कांस्टेंट है उसे बाहर रखा, बचा हुआ फंक्शन है x², उसका इंटीग्रेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, जो भी यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, करेक्ट, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर देंगे। तो x पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोचो क्या होगा, x पावर 3/3 और प्लस सी, तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में फंक्शन के साथ में, तो उसका इंटीग्रेशन हमें कैसे करना है। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट रूल एवरीवन, रूल नंबर 2, सम एंड डिफरेंस रूल। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है f(x) एंड g(x), दोनों फंक्शन यहाँ पर समेशन एंड डिफरेंस साइन इनके बीच में प्रेजेंट है, करेक्ट। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों फंक्शन का सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे और जो भी इनके बीच में साइन है प्लस या माइनस का, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, करेक्ट। तो इसे बोलते हैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x² - 2x + 5, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, x² - 2x + 5 dx, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग x² का सेपरेटली इंटीग्रेशन करते हैं, -2x dx + 5 dx, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, करेक्ट। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तीनों को हमने सेपरेट करके लिख लिया। अब
सभी का इंटीग्रेट करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लो, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये जो -2 एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर उसके बाद 5 को बाहर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x, तो होगा प्लस 5x प्लस c। अब 2 से 2 को कैंसिल आउट करो, देन हमें मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, ये हमें मिलने वाला है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कभी हमारे पास में कोई फंक्शन है जिसमें 3, 4, 5 टर्म्स हैं, तो हम लोग सभी टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन करके जो भी साइन उनके बीच में वो लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमें इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का एंड कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ना ही कॉस स्क्वायर एक्स का हमने कोई भी फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्टली जिससे हमें इंटीग्रेट मिल पाए। तो कभी इस टाइप की सिचुएशन है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट देखते हैं। अगर आपको याद हो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकता हूँ, एंड कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिख सकता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करेक्ट। तो डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है साइन स्क्वायर एक्स का, तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख लूंगा, ये मुझे करना है। तो मैं इसे ब्रेक करता हूं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और ये है dx। उसके बाद में इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 1 बाई 2 dx माइनस, करेक्ट, और ये cos 2x बाई 2 है तो माइनस साइन बीच में लगा हुआ है, तो इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2 dx, ये हमें मिल रहा है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन, अब 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो, बचा है dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। तो बाकी के सारे रूल वैसे के वैसे ही हैं जो हमने पढ़े हैं, वही हमें यूज करना है। तो जगह x बाई 2, माइनस साइन लगाया। अब मैं 1 बाई 2 को यहाँ पर बाहर रखता हूँ और cos 2x का इंटीग्रेशन करता हूँ। तो याद करो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x बाई 2, क्योंकि x के साथ में 2 है और 2 कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट होगा उसे हम लोग डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा sin 2x, 2 पहले से तो 4 हो जाएगा, और प्लस c, तो ये हमारा आंसर आएगा। ऐसे ही हम लोग cos स्क्वायर एक्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स को आपको लिखना है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, करेक्ट, और फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। आपको इसका आंसर मिल जाएगा और आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और ये पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट रूल एवरीवन, रूल नंबर 3, रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो इस रूल में हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 बाई डी वाई। तो दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, करेक्ट, तो डायरेक्टली तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जब हमारे पास इस टाइप के कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल का यूज कर सकते हैं। इसको हम इजी बनाने के लिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को u अज्यूम कर सकते हैं, करेक्ट। तो मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर u सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा रूट u, और ये है 2y dy। अब मुझे क्या करना होगा कि यहां पर मेरे पास में dy है और यहां पर u है। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो सभी के सभी फंक्शन सेम होने चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होना चाहिए। जो फंक्शन है वो और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर u है तो यहाँ पर भी u होना चाहिए, और यहाँ पर y है तो इसे भी u के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे इस dy को du में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू, तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और यू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y dy बाय du।
और u का क्या होगा, u का हो जाएगा 1। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, 2y dy इक्वल टू डी यू, ये मुझे मिलेगा। करेक्ट, ये मुझे मिलेगा। सो 2/dy इक्वल टू डी यू। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास 2/dy ऑलरेडी है, तो क्या मैं इसकी जगह पर डी यू रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अब मुझे फंक्शन मिल रहा है रूट यू डी यू। अब आप देखो कितना इजी बन गया। इसको देखो कितना कॉम्प्लेक्स और इसको देखो कितना इजी है। अब आप इसे इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। करेक्ट, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब u, ये रूट u है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, u पावर 1/2 du। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, u 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये हमें मिलने वाला है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो नेक्स्ट हमें मिलने वाला है u पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। अब ये जो आपको u दिख रहा है, करेक्ट, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें y फंक्शन था, u नहीं था। तो हमें इस u को दोबारा से y में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो u इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो दोबारा से रिप्लेस करेंगे इसको, तो हमें मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमें मिलेगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। करेक्ट। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कभी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। अब एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। जैसे हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है x+2 पावर 5 का। करेक्ट, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर फिर से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर x+2 को u अज्यूम कर लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में x पावर, अब x+2 को मैंने u अज्यूम किया है, तो मैं x+2 को u से रिप्लेस कर दूंगा, u पावर 5 dx। अब यहाँ पर u है और यहाँ पर dx है, तो सेम होना चाहिए फंक्शन, तभी इंटीग्रेशन होगा। करेक्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, जैसा कि मैंने पहले किया था। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो x+2 इक्वल टू यू है, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, 2 कांस्टेंट है तो 0, और u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा du/dx। सो यहां पर मुझे dx इक्वल टू क्या मिलेगा, du मिल जाएगा। करेक्ट। तो du इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, dx मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा u पावर 5 और dx का जगह मैं रख दूंगा du। तो अब मेरे पास है u पावर 5 du। इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद में लिखेंगे u 5+1 डिवाइडेड बाय 5+1 प्लस c। करेक्ट। तो फाइनली हमारे पास आंसर होगा u पावर 6/6 प्लस c। अब मैं क्या करूंगा, ये जो u है उसे रिप्लेस कर दूंगा दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन से। तो u इक्वल टू x+2 है, तो आप इसे दोबारा से रिप्लेस करेंगे, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, x+2 पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। कभी इस टाइप की आपके पास फंक्शन है तो आप सब्स्टिट्यूट रूल का यूज करके, मेथड का यूज करके उस फंक्शन का इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुई होगी, इसको नोट कर लो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं होती थी, बट जब हम डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिमिट है हमारे पास में। यहाँ पर a लोअर लिमिट है और b यहाँ पर अपर लिमिट है। fx फंक्शन है और x के dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद में gx मिलेगा, अपर लिमिट रखेंगे एंड देन माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का तो रूल सारे के सारे सेम ही रहेंगे, बस हमें लास्ट में लिमिट रख देनी है, अपर लिमिट रखनी है फंक्शन में, फिर माइनस रखना है, फिर लोअर लिमिट रखनी है। तो एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा कि कैसे हमें डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिमिट है -1 से लेकर 4 तक,
और 3dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले 3 कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो अकॉर्डिंग टू द रूल। तो बाकी के रूल तो सभी सेम ही है, 3 कांस्टेंट है उसे बाहर लो। अब अंदर बचा dx। अब अगर आपको याद हो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो 3x और लिमिट होगी -1 से 4 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो कितना मिलेगा ये 3, 4 + 1, सो इट इज 5, 5 × 3 = 15। तो कितना मिलने वाला है इसमें, 15। करेक्ट, 15 यूनिट इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, सारे रूल सेम है, बस हमें अपर लिमिट रखनी है, माइनस लगाना है, लोअर लिमिट रखनी है एंड सॉल्व कर देना है, और रूल सारे सेम ही रहेंगे। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y = x² बिटवीन x = 1 एंड x = 2। तो यहां पर हमें एरिया चाहिए इस कर्व के अंदर बिटवीन x = 1 एंड x = 2। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा इमेजिन कर पाए हम लोग। तो ये हमारा 0,0, करेक्ट, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं y = x² का, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस टाइप से। करेक्ट, इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा। ऑलराइट, तो ये है हमारा ग्राफ। तो y = x² का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। अब हमें x = 1 से लेकर x = 2 के बीच में एरिया चाहिए, कितना होगा, तो ये 0,0। लेट सपोज ये हो गया हमारा x = 1 और ये है x = 2। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है कि ये एरिया कितना है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। करेक्ट, तो ये जो कर्व है वो y = x² फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ऑलराइट, अब एरिया इंटू एरिया क्या होता है, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। करेक्ट, अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप इमेजिन करूं, एक छोटी सी स्ट्रिप इमेजिन करूं, तो देखो क्या होगा, ये मैं छोटी सी स्ट्रिप इमेजिन कर रहा हूं। करेक्ट, अब ये जो स्ट्रिप है इसकी जो थिकनेस है वो है dx, और इसकी जो विड्थ है वो है y। करेक्ट, तो अगर मैं y dx करता हूं, लेंथ इंटू विड्थ करता हूं, तो मुझे ये एरिया पता चल जाएगा y dx। लेकिन ये छोटी सी स्ट्रिप का एरिया होगा, और मुझे तो फाइंड आउट करना है एरिया बिटवीन 1 एंड 2। तो इस रीजन में बहुत सारी ऐसी स्टेप आएंगी, तो मुझे सभी का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मुझे सभी को सम करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन ही तो होता है। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, 1 से लेकर 2 तक। तो ये मैंने लिमिट रख दी। करेक्ट, अब हमें y की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है कि y = क्या है हमारे पास में। सो हमारे पास में y है x² dx। अब उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये x³/3, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 1 to 2। उसके बाद में 1/3 को बाहर लेते हैं, और लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। सो इट इज व्हाट, 7/3 यूनिट। तो ये हमारा एरिया होगा
between x equal to 1 and x equal to 2. Correct, and this is the answer. So ये हमारा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है. अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लोग कर सकते हैं इसमें. इससे जैसे हमें स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि स्क्वायर का क्या होता है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, बट कोई रैंडम शेप है, किसी कर्व के अंडर एरिया फाइंड आउट करना है, तब हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी होती है. ऑलराइट, एंड आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम भी आप इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो. तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन. तो आई होप आपको इंटीग्रेशन पार्ट क्लियर हुआ होगा. करेक्ट, हमने इंटीग्रेशन में दो टाइप के इंटीग्रेशन डिस्कस किए, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन. नोट डाउन एवरीवन. लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन, बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम. ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये फिजिक्स में कई जगह पर यूज होता है. करेक्ट, इसकी हेल्प से हम कई बार डेरिवेशन सॉल्व करते हैं और कई न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम की हेल्प से. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. करेक्ट, तो जैसे कभी 1 प्लस एक्स पावर एन का फॉर्म है, तो अगर मैं इसे एक्सपांड करूंगा तो इसे लिखता हूं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 3 फैक्टोरियल एक्स क्यू. अब जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 बाई 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4. करेक्ट, और ये हम इन्फिनाइट तक जाएंगे. जैसे मुझे 3 फैक्टोरियल लिखना है तो ये आपको पता होगा 3 फैक्टोरियल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1. ऐसे ही अगर मुझे 4 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. करेक्ट, तो वैसे हमें इन्फिनाइट टर्म तक जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है, इसी में हमारा काम हो जाएगा. करेक्ट, तो अगर x बहुत छोटा है, अगर x बहुत छोटा है, आप सोच कर देखो, तो x अगर छोटा है बहुत, तो लेट सपोज मान लो x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0.01, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा 0.001, और क्यूब करूंगा तो 0.0001 मिलेगा. मतलब अगर x बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा और क्यूब तो और भी छोटा होगा. करेक्ट, तो अगर फिजिक्स में कभी ये कंडीशन बन रही है कि x बहुत छोटा है, तो फिर क्या होगा, x बहुत छोटा है तो जो 1 प्लस एक्स पावर एन है, जो 1 प्लस एक्स पावर एन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 1 प्लस एन एक्स के, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो अप्रोक्स 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास में 1 प्लस एन एक्स. करेक्ट, तो अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स पावर एन का फॉर्म है और x बहुत छोटा है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स के इक्वल. अब फिजिक्स में कहाँ पर यूज होता है, जैसे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर जब डिस्कस करेंगे, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में जब डेरिवेशन करते हैं हम लोग, करेक्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करते हैं अर्थ की वजह से h हाइट पर, तो उस डेरिवेशन में हमने बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम का यूज किया है. ऐसे थर्मल एक्सपांशन भी एक टॉपिक है, उसमें भी हम लोग डेरिवेशन में बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम का यूज करते हैं उस डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए. तो फिजिक्स में कई बार न्यूमेरिकलों में और डेरिवेशन में बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम का यूज होगा, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे लिए हो सकते हैं फिजिक्स में बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम से. तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं. Let's see one question everyone on the basis of this concept. Rest mass of the object is 1 kg when it is moving with 3 into 10 raised to 7 meter per second speed. What is the relativistic mass of the object according to theory of special relativity? तो हमें स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग रिलेटिविस्टिक मास फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट का जब वो 3 into 10 raised to 7 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा, और रेस्ट मास यहाँ पर कितना है, 1 kg है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो रेस्ट मास को मैं लिख लेता हूँ m नॉट, जो कि हमें दिया है 1 kg. जब वो रेस्ट में ऑब्जेक्ट तब उसका मास है 1 kg. करेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब हमें मास निकालना है. तो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिलेटिविस्टिक मास होगा उसे हम लिख सकते हैं m इक्वल टू m नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं. करेक्ट, m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. अब यहां पर m नॉट कितना होगा, m नॉट होगा 1 kg. करेक्ट, फिर उसके बाद में
1 minus v square by c square. What is the value of v, everyone? It is 3 into 10 raised to 7. और c कितना है? 3 into 10 raised to 8. करेक्ट. अब इसके बाद में से सिंप्लीफाई करते हैं. सारी वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में पुट कर ली. अब क्या होगा? 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दो. 10 रेज टू 7 है, 10 रेज टू 8 है, तो 1/10 बचेगा. तो m इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर? m इक्वल टू हमें मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा. तो ये हमें मिल रहा है. अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. सो m इक्वल टू 1 माइनस 1/100 पावर. ये हमारे क्या है? रूट है. करेक्ट. तो रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, और जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर बन जाएगी -1/2. अब यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम का यूज कर सकते हैं. करेक्ट. यहाँ पर देखो ये x, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 माइनस एक्स पावर n. तो यहाँ पर जो x है वो बहुत छोटा है. करेक्ट. और n भी कितना है? -1/2 है. तो अप्रोक्सीमेटली कितना इक्वल होगा? ये होगा 1 माइनस nx के. करेक्ट. अब यहां पर इसको अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? m इक्वल टू 1 माइनस, करेक्ट, n है हमारे पास में, देखो माइनस पहले से -1/2 पावर की वजह से आया है, n इंटू 1/100. तो ये हमें क्या मिल रहा है? 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 200. बोलो ये क्लियर है? तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 1/200. करेक्ट. सब कुछ सही है. अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं. अब बाकी सारा चीज सही है. तो 1 डिवाइड बाई 200 करोगे तो कितना आएगा? इट इज 0.005. करेक्ट. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1.005 kg. तो जो 1 kg का ऑब्जेक्ट था उसका जो मास होगा जब वो 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, तो उसका जो मास होगा वो 1.005 kg होगा. तो ये है इसका रिलेटिविस्टिक मास. करेक्ट. तो आपने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम का यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए. अदरवाइज आप इस टर्म को सॉल्व कर ही नहीं पाते. अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम नहीं पता होती तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. तो इसलिए हमारे लिए फिजिक्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पर आपको इसका यूज करना पड़ेगा. तो इसको नोट करो.